हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में हम हमारा पहला रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक दैट वी विल सिलेक्ट फॉर द अपकमिंग वीडियोस विल बी फिक्स्ड इनकम। तो हम फिक्स्ड इनकम चूज करेंगे एज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर विच वी विल कवर आवर रिवीजन। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ रीडिंग्स कवर्ड अंडर फिक्स्ड इनकम। First chapter about features, cash flow types, issuance and trading, corporate issuer, government issuer, price and yields, बहुत सारे चीजें। ठीक है, अगर ये चैप्टर का हम टोटल एस्टिमेट देखें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ units which are there in numerical and the number of units which are there in theory, you will see 60% is theory। फिक्स्ड इनकम में 60% हमारा थ्योरी ही है, विच इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उतना इंटरेस्टिंग है नहीं, बट ये थ्योरी करना जरूरी है बिकॉज फिक्स्ड इनकम इन योर सीएफए लेवल 1 होल्ड्स अ वेरी हाई वेटेज। और लेवल 1 ही नहीं, जो आप लेवल 1 में पढ़ोगे उसका सेम फाउंडेशन यूज करके लेवल 2 बनेगा, उसका सेम फाउंडेशन यूज करके लेवल 3 बनेगा। एंड लेवल 3 में तो फिक्स्ड इनकम का इतना इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली फ्रॉम द स्पेसिफिक टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फिक्स्ड इनकम इज यूज्ड as a subtopic or as a concept base for other topics as well। तो फिक्स्ड इनकम अपने को एकदम सॉलिड रखना है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम के साथ अपने मस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ट्रिक करूंगा ना, अगर मैं आपको आज के क्लास में थ्योरी और फीचर्स और ये सब बताने लग जाऊंगा ना, आपको क्लासेस बोरिंग लगेगी, मींस यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, आज के जो क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नॉट एज सच द सम्स, हम सम्स नहीं करेंगे, विल नॉट डू न्यूमेरिकल्स, हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल क्या हुआ, मतलब हम समझेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, उसका फीचर्स, नॉट फीचर्स एज सच जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन उसके एसोसिएटेड टर्म्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड इनकम के पीछे का माइंडसेट क्या है, हम ये सब करेंगे। ओके, तो व्हाट वी विल स्टार्ट विद इज दैट वी विल स्टार्ट विद अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम। ठीक है, जो हमारा पहला जनरल अंडरस्टैंडिंग यहां से आएगा, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, मतलब हम अभी कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, माइंड माय वर्ड्स, हम कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 चैप्टर को मिला के अभी हम समझेंगे कि फिक्स्ड इनकम होता क्या है, उसके सब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, और फिर सेकेंड क्लास से हम एक एक टॉपिक को पकड़ के रिवाइज करना चालू करेंगे। आर वी क्लियर गाइस? चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम से। ओके, तो मैंने क्या किया ना, मैंने सेपरेट मटेरियल ही ले लिया फिक्स्ड इनकम का। अब अपन स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम से। चलो, सबसे पहले तो हम समझेंगे भाई ये फिक्स्ड इनकम भला क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिस्कशन जो होगा वो होगा व्हाट इज फिक्स्ड इनकम, होता क्या है फिक्स्ड इनकम। ठीक है, अगर इसको सीधा सीधा शब्द में मैं बोलूं, अगर मैं इसको एकदम स्ट्रेट अवे लेमन टर्म से बोलूं, तो मैं बोल सकता हूं कि फिक्स्ड इनकम एक इंस्ट्रूमेंट है या सिक्योरिटी है जिससे मेरे को एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। अब फिक्स्ड इनकम क्या होता है, फिक्स्ड इनकम होता है आई नो इन एडवांस द कैश फ्लो फ्रॉम द सिक्योरिटी। समझ रहे, रीजनेबली। मेरे को मोटा मोटा आइडिया है कि
मेरे को क्या पैसे मिलेंगे जब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे को मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि अगर मैं इस पे सपोज $100 डाल रहा हूं तो मेरे को क्या कैश फ्लो आता रहेगा। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी। क्यों इक्विटी से अलग है? इक्विटी से इसीलिए अलग है क्योंकि अगर आपने आज $100 डाले, इफ यू हैव इन्वेस्टेड $100 टुडे, you are actually not aware कि how much the company is going to pay me dividend. At the same time, company is also not liable to give you a fixed dividend. तो कंपनी के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो आपको एक अमाउंट ऑफ डिविडेंड हर साल देती रहे। तो एज सच आपके पास भी कोई अश्योरेंस नहीं है कि यार मैंने जब $100 डाले तो मुझे कितना वापस मिलेगा। ओके, प्लस आपको ये भी नहीं पता कि भाई मार्केट प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा। सो यू आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू और द कैश फ्लो दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम अपना सीधा है, भैया मैंने $100 डाला, मुझे पता है कि कंपनी अगर 8% बोल रही है तो मुझे कंपनी हर साल 8% देगी। और फिर ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को कंपनी लेके मेरे को वापस मेरे पैसे भी कर देगी। मुझे वो चीज की क्लैरिटी रहती है एक बेसिक टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम होता क्या है। फिक्स्ड इनकम एक इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी है जिसमें जो हम पैसे डालते हैं हमें पता है कि हमें क्या कैश फ्लो आने वाला है। सिंपल। ठीक है, ये किन लोगों के लिए अच्छा है? अब फिक्स्ड इनकम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हम एज वी प्रोग्रेस विद आवर रिवीजन वी विल लुक इनटू इट, बट मोटा मोटा मैं बता रहा हूं कि फिक्स्ड इनकम यूजुअली जिनका रिस्क एपेटाइट कम होता है उनके लिए होता है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको डे वन से चाहिए भैया मेरे पास कितने पैसे आएंगे, मेरे को ये चीज को क्लैरिटी करके दो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई विल गेट, आई नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। ठीक है, तो हम लोग समझ गए व्हाट इज फिक्स्ड इनकम। अब इसमें ना कुछ कुछ बेसिक चीज अपने को समझनी पड़ेगी जब हम फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी क्या है ना, हम पूरा इकोसिस्टम को समझेंगे। ठीक है, फिक्स्ड इनकम का इकोसिस्टम क्या होता है। फिक्स्ड इनकम में सबसे पहला जो आता है वो होता है इशूअर। सबसे पहला ब्लॉक आता है इशूअर। इशूअर कौन हुआ? और गाइस ये सब ऑफिशियल टर्म है। ओके, ऑल्दो वी आर टॉकिंग इन अ वेरी लेमन डिस्कशन, ऑल्दो वी आर डूइंग अ लेमन डिस्कशन, ये लेकिन है एकदम ऑफिशियल टर्म। तो फिक्स्ड इनकम ऑफिशियल है, रिस्क एपेटाइट ऑफिशियल टर्म है, इशूअर एकदम ऑफिशियल टर्म है जो यूज होंगे हमारे डिस्कशन में। इसलिए मैं अभी यूज कर ले रहा हूं ताकि आपके माथे में कुछ जाए। इशूअर कौन हुआ? इशूअर इज अ एंटिटी who issues fixed income instrument। तो इशूअर वो होते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं। इशू क्यों करते हैं? वो इशू करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग मनी। मोस्टली मोस्टली विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग मनी। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस अगर किसी को पैसे चाहिए, वो कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंटिटी लिखा। अब ये एंटिटी कौन होगा? एंटिटी या कोई कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कुछ भी, या गवर्नमेंट भी हो सकती है। यूजुअली बॉन्ड्स या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी हो सकती है। तो यूजुअली कोई इंडिविजुअल बॉन्ड्स इशू करता नहीं है। ठीक है, कोई देगा भी नहीं उसको पैसे। तो ये तो फिर कोई कंपनी करेगी या गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग ऐसे ही कोई करेगी। वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पैसे की दरकार है। अब जब उनको पैसे चाहिए तो वो बहुत सारे चीज कर सकते हैं, मतलब उनका बहुत सारा ऑप्शन होता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू करना उसमें से एक है। समझ रहे? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू करना उसमें से एक ऑप्शन है जो कंपनी चूज कर सकती है, वो करते हैं। अब अपना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ,
इशू हुआ, ठीक है। अब इक्वेशन में नया बंदा आया, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है हु गिव्स द मनी, who gives the money in return for this fixed income instrument and in expectation of promised cash flow। समझे? तो इशूअर ने इशू किया क्योंकि उसको पैसे की दरकार थी, उसने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशू करे। इन्वेस्टर पिक्चर में आया, इन्वेस्टर ने बोला ठीक है मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट के बदले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे टाइम टू टाइम या तो फिर इंटरेस्ट दे, या तो फिर मेरे को उसका कूपन पेमेंट दे दो, या तुम मेरे को 1-2 साल बाद उसको रिडीम कर देना हायर प्राइस में, वो सब हम देखेंगे। तो इन्वेस्टर पैसे क्यों इन्वेस्ट करे? बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, और वो रिटर्न जो होता है वो प्रॉमिस्ड होता है बाय द इशूअर। तो इन्वेस्टर को पता है कि यार मैंने अगर $100 डाले तो कल को दिन मेरे को इसके बदले 8% ज्यादा मिलेगा, 108 मिलेगा या 110 मिलेगा, वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। नाउ दिस इन्वेस्टर, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, ओके। दिस इन्वेस्टर कैन बी एन इंडिविजुअल, this investor can be a bank, this investor can be government, कोई भी हो सकता है, और this investor can be another entity, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इशूअर यूजुअली कोई एंटिटी या गवर्नमेंट होती है, सॉरी यूजुअली कोई कंपनी, कंपनी में बैंक, एनबीएफसी सब इंक्लूडेड है, या गवर्नमेंट होती है। इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर हो सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने समझ रहे फिक्स्ड इनकम का फ्रेमवर्क क्या है। कोई बंदा इशू करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट इशू होगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक पेपर है, कुछ नहीं है, एक ऐसा ऐसा पेपर है, ठीक है, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा कि मैं एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हूं, सपोज $100 का हूं, हर साल जिसने इन्वेस्ट करा उसको $8 मिलेगा, और 5 साल बाद इन्वेस्टर को $100 वापस कर दिए जाएंगे, यही लिखा रहेगा। और जिसने डाला है फिर उसका नाम लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल शुभम। तो शुभम ने ये पैसे डाले हैं, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज नथिंग बट पीस ऑफ पेपर। समझ रहे हम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत देरी से एक चीज बोले जा रहा है, वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फिक्स्ड इनकम, अब हम बोल रहे हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो एक्चुअली इसमें एक ट्विस्ट है, देखो क्या है। जब हम फिक्स्ड इनकम बोल रहे हैं ना, जब हम फिक्स्ड इनकम बोल रहे हैं उसमें दो चीज आता है, बॉन्ड्स और लोन्स, ठीक है। अगर किसी को पैसे चाहिए या तो फिर वो बॉन्ड इशू कर सकता है या तो फिर लोन ले सकता है, ठीक है। हमारा जो पूरा सिलेबस है जिसमें हम फिक्स्ड इनकम डिस्कस करते हैं, वो पूरा डिस्कशन बॉन्ड्स के अराउंड है। लोन्स को उतना इज्जत नहीं देते हम। क्यों नहीं देते लोन्स को उतना इज्जत? लोन्स का उतना डिस्कशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि लोन्स में कोई डायनामिसिटी नहीं है। लोन्स इज नथिंग स्पेशल। लोन में सिंपल है, देयर विल बी एन एंटिटी हु नीड्स मनी, ही विल गो टू अ बैंक or financial institution, ask for money, enter into an agreement and take the loan, ठीक है। तो लोन में there is no dynamicity, and plus a company will definitely not go to an individual to take, although they can go, means there are ultra rich individuals who can also give the money, but there is no dynamicity। जो भी डायनामिसिटी हमारा आता है, जिसपे कंप्यूटेशंस होते हैं, जिसमें थ्योरी पढ़ना होता है, जिसमें मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन हियर एंड देयर होते हैं ना, वो सारा डिस्कशन बॉन्ड्स पे है।
तो whenever we talk about fixed income in our CFA level 1, 2, 3, आपको एक डिफॉल्ट assumption दिमाग में लेके चलना पड़ेगा that we are talking about bonds. हम bonds के बारे में बात कर रहे हैं. bonds क्या है? bonds यही है. तो इसको एक बॉन्ड बोला जाएगा. ये जो पेपर में छप गया ये एक बॉन्ड है. समझ गए? तो हम मोटा मोटा समझ रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम क्या होता है, फिक्स्ड इनकम इशुअर कौन है, इन्वेस्टर कौन है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, फिक्स्ड कैश फ्लो क्या है, ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है. करेक्ट? ओके. अब ना इसका कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग समझेंगे. क्या बेसिक फीचर्स देखते हैं. देखो बॉन्ड के साथ ना देयर आर सम बेसिक टर्म्स विच आर एसोसिएटेड. तो बॉन्ड्स के साथ कुछ कुछ टर्म एसोसिएटेड है जो हमें समझनी पड़ेगी. ठीक है. पहला है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होता है? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड? क्या होता है ना, जब आप कोई एक तो बॉन्ड छापते हो, जो आपने ये पेपर पे छापा बॉन्ड, ये पेपर का एक कीमत डिसाइड करना पड़ता है. यू नीड टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ दिस पेपर, नॉट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वैल्यू ऑफ द पेपर. उसको फेस वैल्यू बोलते हैं. सिंपल सिंपल. whenever you print a bond you need to write a face value. Now ये face value in essence has no, doesn't have any significance. ठीक है. फेस वैल्यू का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन ये आपको छापना पड़ता है. तो ये बॉन्ड पेपर में लिखा रहेगा कि दिस बॉन्ड पेपर हैज अ फेस वैल्यू. देखो ना, नाम भी लिखा है फेस वैल्यू, वैल्यू ऑन द फेस. इट माइट नॉट बी द राइट वैल्यू और द वैल्यू एट विच द बॉन्ड्स आर गेटिंग ट्रेडेड, लेकिन ये फेस पे लिखा रहेगा. ओके. इट कैन बी $10 और इट कैन बी $100 और एनीथिंग, $1000, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड. ओके. सेकेंड होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट. ओके. अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा. प्रीमियम और डिस्काउंट का भी दो एस्पेक्ट है. एट इशुएंस, एट रिडेम्पशन. मतलब क्या हुआ? एट इशुएंस, एट रिडेम्पशन क्या हुआ? देखो, जब हमने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, फेस वैल्यू सपोज हमने 100 डिसाइड कर लिया, ठीक है, बट हम वो बॉन्ड के अगेंस्ट इन्वेस्टर से कितना पैसा लेगा, व्हाट इज द मनी दैट आई विल टेक फ्रॉम इन्वेस्टर अगेंस्ट दैट बॉन्ड विल बी डिसाइडेड, और सॉरी, प्रीमियम, डिस्काउंट एंड पार. ओके. सो प्रीमियम, discount and par. So when I'm issuing any bond paper, when I'm issuing any bond to the investor, I have printed one face value. मैंने एक face value print कर दिया, डिसाइड हो गया. लेकिन हम इन्वेस्टर से कितना पैसा लेगा, कितना रुपया लेगा अगेंस्ट द, और हाउ मेनी डॉलर्स आई विल टेक फ्रॉम द इन्वेस्टर, will depend upon whether the issuance is at premium, whether the issuance is at discount, whether the issuance is at par. Okay. धीरे धीरे समझते हैं, टेंशन नहीं लेने के अपने को. अगर हमने बोला कि issuance is at par, इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट जो इन्वेस्टर देगा will be equal to the face value. तो फेस वैल्यू के बराबर इन्वेस्टर को पैसे देने पड़ेंगे ताकि उसको ये बॉन्ड मिल जाए, अगर पार पे इशू हो रहा है तो. ये चीज अपने को समझना पड़ेगा. इफ द इशुएंस इज एट पार. ठीक है. हमने बोला नहीं यार, इशुएंस डिस्काउंट पे करेंगे,
ठीक है, डिस्काउंट पे करो। डिस्काउंट पे इशुएंस का मतलब क्या है कि अमाउंट बाय इन्वेस्टर, अमाउंट जो इन्वेस्टर से लेना है अपने को, दैट विल बी लोअर देन द फेस वैल्यू। लोअर देन द फेस वैल्यू कितना? 100 का अगर फेस वैल्यू है तो यू कैन टेक 99.5, 99, 98, 80, 70, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इशुएंस डिस्काउंट पे हुआ है। डिस्काउंट पे मतलब द अमाउंट दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर इज लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ओके, अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, पार हो गया, डिस्काउंट हो गया, अभी प्रीमियम है। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो सीधा सीधा अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है? अमाउंट बाय इन्वेस्टर, जो अमाउंट इन्वेस्टर से लेना है, दैट विल बी मोर देन फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है? फेस वैल्यू अगर 100 है तो अपन इन्वेस्टर से 100, 1, 2, 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं, 107, 8 कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका फेस पे लिखा है उससे ज्यादा कस्टमर से ले रहे हैं, मतलब हम एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से ताकि हम उनको ये बॉन्ड दे सके। ये बॉन्ड देने के बदले में एक प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है। अब रिडेम्पशन की बात करते हैं। रिडेम्पशन भी सेम है। अगर रिडेम्पशन एट पार है, अगर आपने बोल दिए कि रिडेम्पशन पार में है, तो जो पैसे कस्टमर को वापस करेंगे इट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू, ठीक है। अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो कस्टमर को फेस वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है तो कस्टमर को हम फेस वैल्यू से कम पैसे देंगे। We will pay lower than the face value. If the redemption is at premium, then what we will do? We will pay higher than the face value. And this is very significant. ये concept बहुत significant है। ये जो concept है बहुत significant है because ये पूरा concept पे एक question आ जाता है, 100% आएगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि सपोज एंटिटी ए ने बॉन्ड इशू करी, एंटिटी ए हैज इशूड अ बॉन्ड, फेस वैल्यू $100, द इशुएंस वाज एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब बॉन्ड इशू हुआ 110 पे, एंड दे आर सेइंग दैट दे विल रिडीम इट एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब बॉन्ड रिडीम्ड होगा 120, कूपन रेट इज 5%। टेल व्हाट इज द रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। इशुएंस एट पार, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट, issuance at discount, redemption at par, issuance at discount, redemption at premium, issuance at premium, redemption at par. There can be multiple permutation and combination. तो यहाँ पे 3 है, issuance पे 3 है, redemption में 3 है, तो टोटल 9 combinations possible है, and anything can be tested. कुछ भी टेस्ट हो सकता है। जनरल सेंस, जनरल कॉमन सेंस है, अपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अपना हो जाएगा, ठीक है। हो गया प्रीमियम, डिस्काउंट, पार भी हो गया। तो इसको व्हेन यू आर इशूइंग इट इज नोन एज द इशुएंस प्राइस, और जब रिडीम करते हो उसको दैट इज नोन एज रिडेम्पशन प्राइस, ठीक है। वो भी लिखा रहेगा यहाँ पे, इशुएंस एंड रिडेम्पशन, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड, सो वी डोंट नीड टू वरी, ठीक है। अब थर्ड चीज रहेगा कूपन रेट। कूपन रेट क्या है? कूपन रेट is the agreed rate to be paid by the issuer to the investor. ओके, क्या रेट मिलेगा ड्यूरिंग द बॉन्ड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड होल्डिंग। ओके, मतलब
when you are investing in the bond of the issuer, what is the periodic cash flow that you will be entitled to receive from the issuer? उसको कूपन रेट बोलते हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हम एक चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में आएगा, कूपन रेट. नाउ व्हाट हैपेंस, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे होंगे ना, वी वुड हैव इंटरचेंज्ड कूपन रेट एंड इंटरेस्ट रेट. करेक्ट? हम लोग यूजुअल पैरालिसिस में यही बोलते हैं ना कि भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट? हाउ मच इंटरेस्ट आई विल गेट. बट दैट इज नॉट राइट. क्यों? बिकॉज कूपन रेट के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी इज द रिटर्न दैट इन्वेस्टर earns by investing in the bond. Okay, and इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये यील्ड को इंटरेस्ट बोलते हैं बॉन्ड में. दिस इंटरेस्ट रेट इज नॉट कूपन रेट. तो अगर आप इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट को इंटरचेंजली भी यूज करोगे तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. दिस यील्ड टू मैच्योरिटी इज नोन एज द इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम कूपन रेट. दोनों सेम नहीं होते, दे आर नॉट सेम. Interest rate is different from coupon rate, although in our general discussion we say that yes, interest rate coupon rate एक जैसा हो गया, but in reality they are not same, they are not interchangeable. Yield to maturity and interest rate same होता है. मतलब if I have invested $100 with your bond, तो मेरे को क्या मिलेगा? सी, अभी तक हमने क्या सीखा? अगर मैंने $100 डाले हैं तो मेरे को कैश फ्लो आई विल रिसीव इट इन टू फॉर्म. ओके, वन आई विल रिसीव द कूपन, द अदर आई विल रिसीव इन द टर्म ऑफ रिडेम्पशन. ओके, ओके, these are my cash flows. Okay, when I equate these two with my investment, the return that I will get is known as yield to maturity. वो इक्वेट कैसे करेंगे, क्या करते हैं, दैट इज अ पार्ट वी विल डिस्कस, डोंट वरी. अभी वो सब क्वेश्चन अपने को दिमाग में लाना नहीं है जो अभी हमारा कंसर्न में नहीं. अभी हम कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे एक स्टोरी की तरह. विल जस्ट हियर इट लाइक अ स्टोरी. डोंट थिंक हाउ विल इट हैपन, व्हाट इज द मैकेनिज्म. अभी आप, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट. अभी उसका टेंशन लो मत. अभी अपने को क्या टेंशन लेना, अपने को टेंशन लेना है कि स्टोरी समझ आ रहा है कि. मेरे को लगता है अभी तक स्टोरी समझ आ रहा होगा कि हम क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं. हम एक बॉन्ड पेपर लिख रहे हैं और कुछ नहीं. वी आर जस्ट राइटिंग अ बॉन्ड पेपर. इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, बॉन्ड पेपर में वाईटीएम नहीं लिखा होता है. बॉन्ड पेपर में वाईटीएम नहीं लिखा होता है. क्यों? क्योंकि वाईटीएम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ द मार्केट इज गोइंग. ठीक है, तो ये जब हम इक्वेट करेंगे, व्हेन वी आर इक्वेटिंग आवर इन्वेस्टमेंट विद द कैश फ्लोज दैट वी आर गेटिंग, वी गेट यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज इंटरेस्ट रेट. उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट. कूपन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कूपन इज नॉट इंटरेस्ट रेट. एंड अब सोचो कि मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्या इंटरेस्ट है एम्फेसाइज करने में? आई एम एम्फेसाइजिंग बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये दोनों भी न्यूमेरिकल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मीन्स आई कैन नॉट एम्फसाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स. तो इसका कॉन्सेप्ट अपने को, इसका फंडा अपने को क्लियर होना पड़ेगा. व्हाट इज कूपन रेट, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी. अपने को समझ गया? ओके. लास्ट चीज, लास्ट नहीं, मतलब जो अपने को नेक्स्ट चीज समझना है, दैट इज मार्केट प्राइस. ओके, नाउ मार्केट प्राइस इज इंटरेस्टिंग. क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो, हमने बॉन्ड में भी क्या स्टोरी पकड़ा? हमने पकड़ा कि एक इशूअर है, उसने इशू किया बॉन्ड इन्वेस्टर को. ठीक है, इन्वेस्टर ने उसको पैसे दे दिए. ठीक है,
अब सपोज इन्वेस्टर को इमीडिएट पैसे चाहिए, अब सपोज इन्वेस्टर को इमीडिएट पैसे चाहिए, इन्वेस्टर बोल रहा है यार मैंने तेरे को $100 दिए लेकिन अब मेरे को चाहिए। इशूअर बोलेगा यार देयर इज अ टर्म नोन एज मैच्योरिटी, वी विल डिस्कस इट आफ्टर इट, ठीक है। बट व्हाट विल इशूअर से, दैट इशूअर बोलेगा कि एटलीस्ट आई एम नॉट बाउंड टू पे यू बैक मनी फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है व्हेन टू पे बैक मनी। सो दैट विल आल्सो बी रिटन, वो लिखा रहता है बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि व्हेन विल द मनी बी पेड बैक बाय द इशूअर। तो इशूअर ने बोला भाई मैं तेरे को तो अभी पैसे नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू द मनी बिकॉज आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड। व्हाट विल इन्वेस्टर डू, इन्वेस्टर विल गो इनटू अ सेकेंडरी मार्केट and sell this bond, he will sell the bond, वो सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड बेचेगा। why will someone buy the bond, why will someone buy the bond, चलो देखते हैं कि कोई बॉन्ड क्यों खरीदेगा उससे। he will sell the bond, there is a new investor, कोई होगा ना, who will purchase the bond, why will he purchase the bond, investor 2 will purchase the bond, why will investor 2 purchase the bond, he will purchase the bond because by the virtue of the bond जो कैश फ्लोज इन्वेस्टर 1 को मिल रहा था ना इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन एंड कूपन, अब वो इन्वेस्टर 1 के जगह it will not be received by investor 1, it will be received by investor 2। रिडेम्पशन और कूपन पेमेंट अब इन्वेस्टर 2 को मिलेगा। and it is not necessary that everybody is able to buy the bond directly from the issuer, it is not possible, that is why there is a secondary market which has developed। तो एक सेकेंडरी मार्केट होता है जिसमें बॉन्ड between the investors are traded, so he can buy the bond from investor 1, now investor 2 again needs money, so investor 2 can sell it to investor 3, investor 3 can sell it to investor 4, anything can happen, anything can happen, okay। now when this buying and selling happens, at what price this buying and selling will happen, तो इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2 को बेच रहा है बॉन्ड, तो क्या भाव में बेचेगा, फेस वैल्यू में बेचेगा, रिडेम्पशन वैल्यू में बेचेगा कि किस में बेचेगा, वो अपने को समझना पड़ेगा ना कि क्या भाव में बेचेगा। तो जो रेट पे या जो भाव पे या जो प्राइस पे इन्वेस्टर 1 इन्वेस्टर 2 को वो बॉन्ड बेच रहा है ना, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ओके। एंड देयर इज नो कंपल्सरी or there is no compulsion for the market value to be either equal to redemption price or equal to face value or equal to anything, market value will depend upon YTM। YTM क्या होता है, अभी अपने पढ़े, yield to maturity, तो मार्केट वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन yield। अब वो कैसे बेस बनेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कशन, उसका अपने को चिंता नहीं करना है, अपने सब देखेंगे, वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन yield, तो जो मार्केट रेट है उस पर अपने बेच देंगे, और मार्केट रेट डिसाइड कौन कर रहा है, मार्केट रेट डिसाइड करे yield टू मैच्योरिटी। समझ में आया मोटा मोटा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस एट एनी टाइम ऑफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बॉन्ड कैन बी एनीथिंग, मींस देयर इज नो कंपल्शन कि उसको पार वैल्यू के सेम होना पड़ेगा, देयर इज नो कंपल्शन उसको रिडेम्पशन प्राइस के सेम होना पड़ेगा, देयर इज नो कंपल्शन, इट कैन बी एनी डैम प्राइस which will be based on yield to maturity। समझ गए, चलो बढ़िया। the last thing that we need to see is maturity। अब maturity क्या है भैया, देखते हैं maturity क्या है। जो हमने 6th पॉइंट यहाँ पे लिखा था ना, ये बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने लिखा था when to pay back money, this is known as maturity। so it is a time period
when the issuer will redeem the bond. समझे? तो अगर मैंने आज सपोज मैं कोई कंपनी हूं, मैंने बॉन्ड इशू करा, तो मैं वो बॉन्ड पेपर में लिखूंगा दैट आफ्टर 3 इयर्स आई विल रिडीम इट। रिडीम क्या होता है? मतलब रिडीम होता है कि जिसके पास वो बॉन्ड बचा है, जिसके पास वो बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेरे पास लाए और आई विल पे हिम बैक। वो मेरे पास लाए एंड आई विल पे हिम बैक। बट कब लाए? वो मेरे पास 3 साल बाद लाए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से 5 years, आई कैन से 6 year, आई कैन से 7 year, आई कैन से 1 year। शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी इशू कर सकता हूँ कि भाई तू मेरे को आज पैसे दे, मैं तेरे को 1 साल बाद दे दूंगा। आई विल रिडीम द बॉन्ड आफ्टर अ ईयर। सो द टाइम पीरियड व्हेन द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड, रिडीम क्या होता है? रिडीम होता है बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट लाओ और पैसे ले जाओ, bring the contract and I take the money. So the time period when the bond contract will be redeemed is my maturity. So मोटा मोटा ये 6 चीज अपने बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। आर वी क्लियर? सो आई होप, एंड यही जनरल डिस्कशन था, अपने इसी को पकड़ के चलेंगे। इन ऑल द रिविजन दैट वी विल डू, वी विल हैव ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। Okay, and once we have these things kept in our mind, the revision will flow easily. अब ये जो चीज पढ़ा, this is not a part of one topic, ये बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में तोड़ तोड़ के था। मैं बोला ये सब लफड़ा हटाते हैं, बेसिक आज आपको पढ़ा दिया, बेसिक आपको रिवाइज करा दिया। आई होप इससे आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स खुलना चालू हुआ होगा, अगर आपने कहीं और पढ़ा है या खुद से कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक रीडिंग उठाएंगे और उसको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। सो आई होप आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा हो, एंड आई होप यू एस योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।